नॉर्वे, जो आज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है, जिसकी 25% पॉपुलेशन मिलियनियर है, और आज नॉर्वे सबसे खुशहाल और सबसे हेल्थीस्ट कंट्री होने के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। और आज नॉर्वे के पास वो सब मौजूद है जो एक कैपेबल कंट्री के पास होना चाहिए। लेकिन नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब नॉर्वे की थोड़ी सी पॉपुलेशन की जिंदगी बस थोड़ी बहुत खेती करके ही गुजरती थी। तब यहाँ के लोगों के पास ना तो कोई अच्छी एजुकेशन थी जिससे कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ बेहतर कर सके, और ना ही कोई एग्रीकल्चर के अच्छे रिसोर्सेज थे जिससे कि वो इसी फील्ड में ही अपना 100% दे सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कड़क एक्सप्लेनर में। आज आप हमारी वीडियो में जानेंगे कि नॉर्वे कैसे इकोनॉमी और एक्सपोर्ट से लेकर एजुकेशन और डेवलपमेंट जैसे हर फील्ड में इतना आगे कैसे पहुंच गया। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 18वीं शताब्दी के आखिर में दुनिया के सबसे महान इकोनॉमिस्ट में से एक थॉमस माल्थन ने नॉर्वे का दौरा किया था। तब उन्होंने वहां पर देखा कि कैसे यहाँ पर लोग बस थोड़ी बहुत खेती करके ही अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे साल के 6 महीने बर्फ से ही ढका रहता था। ये ऐसे पहाड़ों में बसा था जिसपे सफर करना लगभग नामुमकिन सा था, और इसी वजह से यहाँ के शहर और कस्बे एक दूसरे से अलग थलग थे। यहाँ के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा खराब थी। लेकिन आज अगर आप माइक्रोनेशन को इन्वॉल्व नहीं करते तो नॉर्वे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। ये जो आप अपनी स्क्रीन में फोटो देख रहे हैं, ये है दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देश, जिनके पास पूरे वर्ल्ड का लगभग 84% ऑयल रिजर्व है। लेकिन इनमें से किसी भी कंट्री का नाम रिचेस्ट कंट्री की लिस्ट में नहीं आता। वहीं अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे दुनिया का 13वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। इसके अलावा नॉर्वे लिविंग क्वालिटी में भी दुनिया के 4थे नंबर पर आता है। तो आखिर वह कौन सा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये सारी कंट्रीज इतना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने के बाद भी नॉर्वे के स्टैंडर्ड से इतना ज्यादा दूर है? इसकी वजह है ऑयल कर्ज। दरअसल जिस भी कंट्री की फील्ड से तेल निकल आता है, उस कंट्री की किस्मत रातों रात बदलने लगती है। पैसों की तो मानो बरसात सी होने लगती है, जिससे कि देश के लीडर्स इन पैसों से टैक्स को कम करने के लिए और अपने शौक और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इन पैसों का यूज करते हैं। देखते ही देखते ऑयल इंडस्ट्री अपने ही देश के अदर इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करने लगती है। कंट्री जितना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उतना ही ज्यादा उसकी लोकल करेंसी की वैल्यू भी बढ़ने लगती है, जिससे कंट्री के पावर में बैठे लोग पावर में बने रहने के लिए उस पैसे को बखूबी बर्बाद करने लगते हैं। जिसके बाद से फिर उस देश की बाकी फैक्ट्रीज बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी आम हो जाती है और देश का पैसा सिर्फ कुछ लोगों के पास ही रह जाता है। एग्जाम्पल में आप वेनेजुएला और लीबिया जैसे देशों को ले सकते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर नॉर्वे इन्हीं देशों के जैसे बर्बाद होने से कैसे बच गया। साल 1905 में नॉर्वे स्वीडन से अलग हो गया था, जिसके बाद से फिर नॉर्वे की इकोनॉमी सिर्फ लकड़ी, टिम्बर और फिश को एक्सपोर्ट करने पर ही निर्भर रह गई थी। आजादी के बाद नॉर्वे ने सबसे पहले पार्लियामेंट सिस्टम बनाया ताकि पावर और पैसा किसी एक आदमी के पास न जाए। लेकिन उस टाइम 75% हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनीज बाहरी थी, जो कि नई सरकार को खटक रही थी। इसके बाद से फिर नई सरकार ने यह फैसला लिया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वेजियन ही ऑन कर सकते हैं, और इस फैसले के बाद 1940 में इन सभी बाहरी कंपनियों को बाहर का ही रास्ता दिखा दिया गया। जिसके बाद से फिर देश में रोड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की राह में बढ़ने लगे। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट वहां के लोगों से काफी टैक्स लेती थी, जिसका यूज वो हेल्थ, एजुकेशन और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए करती थी। इसके कुछ सालों बाद ही नॉर्वे यूरोप की अदर कंट्रीज के बराबर आ गया था। लेकिन अभी भी यहाँ कुछ मिसिंग था, कुछ बाकी था, और इन कमियों को पूरा करने के लिए 1966 में फिलिप पेट्रोल कंपनी ने नॉर्थर्न सी के नीचे तेल की खोज में ड्रिलिंग शुरू कर दी, और लगभग 2 सालों तक ड्रिलिंग करने के बाद भी यहाँ पर कोई ऑयल रिसोर्स नहीं मिला। जिसके बाद लोग ये मान चुके थे कि यहाँ पर अब कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन फिलिप कंपनी ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ और भी गहरा शॉट दिया, जिसके बाद 1969 में नॉर्थ सी के नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व मिल गया। देखते ही देखते अगले 10 सालों में नॉर्वे ने ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में बाकी की कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। मछली पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोल के पावर हाउस बन चुके थे। देश में मानो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन ऐसा तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी हुआ था। तो फिर ये नॉर्वे की गवर्नमेंट अलग कैसे है? नॉर्वे की गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया कि नेचुरल रिसोर्सेज किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की इनकम
सिटीजन्स की लाइफ स्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लग गए। लेकिन नॉर्वे ने दूसरे देशों के जैसे टैक्स कम नहीं किया, क्योंकि टैक्स से लिए गए पैसे भी लोगों की लाइफ स्टाइल और देश के डेवलपमेंट के लिए ही खर्च होते थे। 1990 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने एक पेंशन फंड बनाया ताकि दूसरे सेक्टर भी आगे बढ़ सकें। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगा, जिसकी वजह से ऑयल डिपेंडेंसी भी खत्म होने लगी। आज अगर नॉर्वे से नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना खत्म भी हो जाता है तो नॉर्वे को कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नॉर्वे ऑयल के अलावा सी फूड और रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करता है। आज द गवर्नमेंट पेंशन फंड दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है, जिसकी वैल्यू आज $1400 बिलियन है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में नॉर्वे के लोगों और इकोनॉमी के लिए कैपेबल है। दिसंबर 2021 में नॉर्वे के प्रति नागरिक की कीमत $250,000 थी। अपने इन्हीं सब लॉन्ग टर्म प्लान की वजह से आज नॉर्वे दुनिया के सबसे बेस्ट पोजीशन पर है। कुछ देशों ने नॉर्वे की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा खराब और गरीब हो चुके हैं।